हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस की। ऑलरेडी कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन हम लोग ऑलरेडी चेकआउट कर चुके हैं, जैसे कि आपने एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन ऑलरेडी चेकआउट किया है कि जो फाई है वो सबसेट्स होता है किसी भी सेट का। फाई इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, और एवरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ रिलेशन, देयरफॉर फाई इज कॉल्ड एज द एम्प्टी रिलेशन। इसका हमने एक एग्जांपल भी देखा था, मैं एग्जांपल बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आर डिफाइंड है आपका ए टू बी, और जिसमें ए आपका 6,8 है और बी आपका 1,3,5 है, और आर को मैंने डिफाइन किया है ए बी such that A belongs to A, B belongs to B, and x minus y is even। ठीक है, एक्स ए माइनस बी इज इवन। तो ये वाला रिलेशन आपने देखा था कि ये एक एम्प्टी रिलेशन है, क्योंकि अब आप अब ऑर्डर पेयर देखेंगे तो यहाँ पे आर में क्या क्या ऑर्डर पेयर आने वाले हैं। अगर ऑर्डर पेयर बात करें तो एक 6,1 का होता है। 6,1 का अगर डिफरेंस देखे ए माइनस बी करे तो 5 आता है, जो कि इवन नहीं है, तो ये ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। उसी हिसाब से 6,3 ये भी इवन नहीं है, ये ऑर्डर पेयर भी नहीं आएगा। 6,5 ये भी इवन नहीं है, तो ये ऑर्डर पेयर भी नहीं आएगा। 8,1 इसका डिफरेंस भी 7 आता है, जो इवन नहीं है, ये ऑर्डर पेयर भी नहीं आएगा। 8,3 इसका डिफरेंस 5 आता है, ये ऑर्डर पेयर भी नहीं आएगा। 8,5 इसका डिफरेंस 3 आता है, ये ऑर्डर पेयर भी नहीं आएगा। इसका मतलब आर जो है इसमें एम्प्टी है, यानी ये एम्प्टी रिलेशन। तो ये एग्जाम्पल्स आपने देखा होगा, एक बार फिर से आप नोट कर लेंगे। तो ऑलरेडी एम्प्टी रिलेशन हम लोग देख लिए कि अगर आर इज अ रिलेशन विच इज डिफाइंड in from set A to set B, that is R is a subset of A cross B. Phi is a subset of every set. So phi is a subset of A cross B theoretically. So therefore we can say that phi is a relation, because every subset of a Cartesian product is a relation, and because of that phi is a relation called as an empty relation, void relation, null relation. And this is the example of empty relation, that there exists no such relation which actually relates the elements of the set A with the elements of set B. For example, this is the relation which actually does not relate the elements of the set A with the elements of the set B. So this is an empty relation. फिर हमने सेकंड देखा था यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन में अगर मान लिया जाए R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B, इसका ये मतलब हो गया कि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। और अगर R ए क्रॉस बी के इक्वल है, ए क्रॉस बी के इक्वल है, तब हम आर को बोलते थे यूनिवर्सल रिलेशन। करेक्ट है, यूनिवर्सल रिलेशन मतलब आर में अब पूरे ऑर्डर्ड पेयर जो ए में एलिमेंट्स है, जो बी में एलिमेंट्स है, और ये सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर इनसे जो बनने वाले, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स 6 होंगे। करेक्ट है, तो वो 6 के 6 ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स एक सेट में आ गए। वो सेट एक्चुअली में ए क्रॉस बी है, और वो सबसेट है अपने आप का। तो एवरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ रिलेशन, देयरफॉर दैट रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। जब भी हम दो सेट्स की बात कर रहे हैं, सेट ए है और सेट बी है, तो ये एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन ऑलवेज एग्जिस्ट होगा, क्योंकि फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट ऑलवेज। करेक्ट है कि नहीं, कोई भी दो सेट ले लीजिए, फाई हमेशा सबसेट होगा। दैट मीन्स एम्प्टी रिलेशन ऑलवेज एग्जिस्ट देयर, मतलब वी कैन फाइंड सच अ रिलेशन by which you cannot relate the elements of the set A with the elements of the set B। ऐसा कोई हम रिलेशन वहाँ पे फाइंड आउट ऑलवेज कर सकते हैं। सिमिलरली जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो भी ऑलवेज एग्जिस्ट होगा, क्योंकि अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और वो एक सेट में आ गए, मतलब कोई ना कोई एक ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है, कोई ना कोई एक ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है जिससे कि वो सारे के सारे एलिमेंट जो ए क्रॉस बी में थे वो सेट में आ गए, उस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ वी आर हैविंग अ सेट ए एंड सेट बी, that means there always exist these two relation, one is empty relation and other one is universal relation, and combinedly these two relations are called as trivial relation। because of that trivial relation, ये trivial relation क्यों है, क्योंकि ये
ऑलवेज एग्जिस्ट होंगे। अगर दो सेट ए और बी है तो ये दो रिलेशन तो हमेशा वहाँ है ही। उसके अतिरिक्त जो भी रिलेशन होंगे वो सब क्या होते हैं, आपके नॉन ट्रिवियल रिलेशंस में आ जाते हैं, करेक्ट है। बट वेन एवर देयर आर द टू सेट, सेट ए एंड सेट बी, दैट मीन्स देयर ऑलवेज एग्जिस्ट these trivial relation. Okay, one is empty relation and other is universal relation. Fine. So these two relation we have already seen, dear students. Now we will see the next relations, which are the number 3. We will see reflexive relation, and third one is reflexive relation. We will see reflexive relation. Next we will see the symmetric relation. Symmetric relation. After that transitive relation. See, ये ट्रांजिटिव रिलेशन को अगर आपने समझ लिया, यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन को समझने के लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है वो मैं बताएगा, क्योंकि ये जो ट्रांजिटिव रिलेशन को समझना मतलब दुनिया के हर स्टूडेंट्स को तकलीफ जाती है। समझ में आ रही बात? तो आपको ट्रांजिटिव रिलेशन को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, एक प्रिकॉशंस आपको बताऊंगा। अगर आपने वो प्रिकॉशंस को अंडरस्टैंड कर लिया, वो पॉइंट्स को क्लियर कर लिया, तो समझ लीजिए कि आपको ट्रांजिटिव रिलेशन फिर तो कोई परेशानी नहीं करेगी। अदरवाइज दिस ट्रांजिटिव रिलेशन ऑलवेज creates a problems for the students to understand whether the given relation is transitive or not. बहुत सारे वेराइटीज के एग्जांपल्स आएंगे, मैं बताऊंगा आपको। फाइन। और फिर अगर ये तीनों एक कोई रिलेशन इस तीनों रिलेशंस को फॉलो करता है तो फिर वो रिलेशन बन जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसके ऊपर क्लास 12th में या फिर एंट्रेंस में प्रॉब्लम्स आते हैं। मतलब वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इफ दिस रिलेशन obeys all three kinds of relation, then that relation will be a equivalence relation. Fine. तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वन बाय वन वी विल सी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल only discuss about the reflexive relation, means I will give a separate video for each of these relation। और इस इक्विवेलेंस रिलेशंस के प्रॉब्लम्स आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्पेशली इफ यू आर CBSE स्टूडेंट्स, करेक्ट है कि नहीं? स्टेट में तो ये 11th का ही टॉपिक है, ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है MSCT लेवल पे, NDA एग्जाम्स पे और JEE के प्रिपरेशंस के लिए। तो लेट अस स्टार्ट विद द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की। अब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा उसकी कंडीशंस को बात करेंगे। देखो, अब हम जब भी बात करेंगे ना तो दो डिफरेंट सेट्स ए और बी नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम जब भी बात करेंगे, अब ज़्यादातर केस में व्हेन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए, तो क्या है कि आपके पास में एक सेट है, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट, ए एक नॉन एम्प्टी सेट है और आर इसके ऊपर डिफाइंड है, and R is defined on set A। ये तो आपको मालूम है कि R is defined on set A का मतलब क्या होता है कि R is a relation from set A to A। इसका मतलब है कि R इस बार सबसेट होगा A क्रॉस A का। मतलब R में जो भी ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स होंगे उसका फर्स्ट एलिमेंट और उसका सेकेंड एलिमेंट, उस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट दोनों कमिंग फ्रॉम द सेट ए, करेक्ट है। ये बात आपको पहले से क्लियर है, इसका मतलब ये है, ठीक है साहब। अब इस आर को हम रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे उसकी सिचुएशन को देखते हैं, समझने की कोशिश करना। तो कैसा है कि आर इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। आर इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए belongs to R for every A belongs to A। ये इसको अंडरलाइन करिए, फॉर एवरी। ये किसका साइन है? फॉर एवरी का साइन है। किसका साइन है? फॉर एवरी। तो ए में जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसको हम और कैसे लिखते हैं उसको भी देख लीजिए। इसी को हम लिखते हैं ए इज रिलेटेड विथ ए। ए इज रिलेटेड विथ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब है? आर हम रिलेशंस की बात करते हैं, ये ऑलरेडी लिखने का जो नोटेशन है वो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखा हुआ है।
तो यहाँ पे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि ए का रिलेशन हो रहा है ए के साथ में। रिलेशन एक रूल है, उस रूल से ये जो एलिमेंट है वो अपने आप से रिलेटेड है, और ये ट्रू होना चाहिए कि जितने भी एलिमेंट्स उस सेट ए में है उन सब के लिए। तो इसको अंडरलाइन करिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए देन ओनली वी विल से दैट द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। चलिए एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। मान लीजिए ए इज अ सेट ऑफ all triangles in a plane। अब प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स हैं सबके सब इस सेट ए में आ गए। क्लियर है ये? ओके साहब, तो अब मेरा क्या हो गया कि अगर आर डिफाइंड हो रहा है, आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए वेयर ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। क्लियर है? सच दैट आर इक्वल टू, डेफिनेशन मतलब रूल की बात हो रही है, a comma b and a is congruent to b। करेक्ट? a and b belongs to a, ये रूल है। करेक्ट है? तो फाइन। तो स्टूडेंट्स अब मेरे को क्या करना है, तो पहला तो मैंने एक सेट ले लिया ए, और वो सेट कैसा है? सेट ऐसा है कि उसके अंदर जितने भी दुनिया भर में जितने भी प्लेन्स है प्लेन के अंदर में, सॉरी जितने भी ट्राइंगल्स है प्लेन के अंदर में, वो सब इस फैमिली से आ रहे हैं, इस सेट ए में है। करेक्ट है? जितने भी ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, व्हाटएवर द ट्राइंगल्स टाइप्स, all those types which exist in the plane are actually coming from this set A। करेक्ट है? ठीक है साहब। अब ये रिलेशन आर इसके ऊपर डिफाइंड है, सेट ए में डिफाइंड है। इसका मतलब हम सेट ए में जो ट्राइंगल्स है उनके बीच में रिलेशन देख रहे हैं, और वो रिलेशन क्या है, वो रूल क्या है जिससे कि हम एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल से रिलेट कर पाएंगे, वो रूल है ये। इसका क्या मतलब है? ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। ए और बी किस में है? ए में है। और ए किसके क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। इसका मतलब ए भी ट्राइंगल है और बी भी ट्राइंगल है। करेक्ट है? तो ए ट्राइंगल बी ट्राइंगल के साथ में कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, आप सबको मालूम है। तो ए ट्राइंगल, आप एक बार इसको भी नोट करके लिख लीजिए, कॉन्ग्रुएंट, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो ट्राइंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल बी, देन ओनली द ऑर्डर पेयर ए बी विल बी देयर इन द सेट आर विच इज एक्चुअली अवर रिलेशन। करेक्ट है कि नहीं? ठीक है? तो इस सेट आर में वही ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी आएंगे जिसमें कि ए कॉन्ग्रुएंट है बी के। हम बी का कॉन्ग्रुएंसी ए के साथ में नहीं देख रहे, हम ए का कॉन्ग्रुएंसी बी के साथ में देख रहे हैं। तो अगर ये बात है तब तो वो ऑर्डर पेयर एलिमेंट इस आर में है। ये तो रिलेशंस को डिफाइन करने का तरीका हो गया, क्योंकि अभी हमने लास्ट लेक्चर तक के रिलेशंस को हमने रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है वो आपको बताया था। अब क्या हो जाएगा, अब रोस्टर फॉर्म में लिखने वाली बात छोटी हो जाएगी। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब हम रिलेशन पढ़ रहे हैं मतलब हम कैलकुलस में अब जंप कर गए। आपको शुरू में मैंने बोला था अलजेब्रा में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो जो छोटे छोटे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट भी, जैसे स्ट्रेट लाइन, जैसे अलजेब्रा अपने सीक्वेंस सीरीज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सब में क्या होता था कि आप कुछ फार्मूला डिराइव करते थे और उस फार्मूले के बेस पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए। तो आपके पास में फार्मूला मालूम हो और फिर आपने उसको अप्लाई करना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना है। लेकिन जब हम ये रिलेशन, फंक्शन और आगे का कैलकुलस पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी मैच्योरिटी ज़्यादा चाहिए कि 10th में आपने उसी अप्रोच से काम किया था कि फार्मूला पढ़ लिया, उसको अप्लाई किया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया। यहाँ क्या होता है कि आपको फार्मूला याद करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट बहुत कम हो जाता है, और यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। मतलब आप देखिए, आपको लिखना कैसे है, आपको अंडरस्टैंड कैसे करना है। यहाँ लिखते कम है और समझते ज़्यादा है। कोई फार्मूला बहुत ज़्यादा यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप दैट आप मेरे उस पॉइंट्स को समझे होंगे। बिकॉज ऑफ दैट वी स्टडी नाउ द रिलेशन, आफ्टर दैट वी विल स्टडी फंक्शन एंड लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन एंड ऑल दोस कैलकुलस पार्ट, राइट? फाइन। तो स्टूडेंट्स अब ये यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि ये रिलेशन है जिसमें कि A is related with B, A and B are the triangles coming from the set of all triangles exist in the plane। फाइन। अब ये रिलेशंस को हमको रिफ्लेक्सिव बताना है। रिफ्लेक्सिव बताना है मतलब हर एक जो भी ट्राइंगल्स उस सेट ए में है वो अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए इस रूल से। इस रूल से, रूल कौन सा है? रूल ये है कि कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो आपको ये भी मालूम है कि एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ।
करेक्ट है। वैसे कोई भी फिगर जो है ज्योमेट्रिकल हो चाहे नॉन ज्योमेट्रिकल हो वो अपने आप से कॉन्ग्रुएंट होते ही है, करेक्ट है। तो यहाँ तो कोई इशू होना नहीं चाहिए किसी को भी। तो एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, मतलब अगर सेट ए में है, कोई ट्राइंगल सेट ए में है, तो डेफिनेटली ए कॉमा ए का ऑर्डर्ड पेयर आर में आ जाएगा। क्लियरली। तो स्टूडेंट्स एस लिखो यहाँ पे, एस ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए, वेयर ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इज ट्राइंगल, ए इज ट्राइंगल, ठीक है कि नहीं। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर दिस आर इज रिफ्लेक्सिव। अभी देखो मैंने लिखा बहुत कम है, समझाया बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको मेरी बात समझ में आ गई हुई कि कैलकुलस को पढ़ने का अप्रोच कैसा होना चाहिए। और इसीलिए अब आप थोड़े से मैच्योर्ड और इनफ हो चुके हैं, थोड़ी सी मैच्योरिटी आपके पास में आ चुकी है, तो आप इनको अब आसानी से समझ सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से समझ जाना है, इसको लिखा इतना ही है लेकिन आप समझ में आया कि अगर ये ट्राइंगल है तो ये ट्राइंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होता है। अब जितने भी ट्राइंगल्स इस सेट ए में होंगे तो वो सबके सब अपने आप से कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एवरी ट्राइंगल विच एग्जिस्ट इन द सेट ए will follow actually this relation, because of that this type of order pair a comma a will be there, a comma a will be there in R, and because of that R is reflexive। तो ये तो हो गया थोड़ा सा ज्योमेट्री का पार्ट। अब थोड़ा सा मैं दूसरे सेंस में इसकी बात करता हूँ, आई होप दैट आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास में एक सेट है, जैसे कि एक सेट मैंने ले लिया ए, सेकेंड एग्जाम्पल पे आ रहे हैं हम। एक सेट मैंने ले लिया ए, और ए में मैंने एलिमेंट्स ले लिया 1, 2। तो देखो आर अगर डिफाइंड है, आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए, इसका ये मतलब तो आपको समझ में आएगा कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। तो अब आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए भी होगा, करेक्ट है। चलिए ए क्रॉस ए को ढूंढते पहले मैं ए क्रॉस ए की बात करूंगा तो 1, 1 हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा, 2, 1 हो जाएगा, 2, 2 हो जाएगा। ये तो यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, करेक्ट है। अब इस यूनिवर्सल रिलेशन में मतलब अब ए क्रॉस ए के जितने भी सबसेट्स होंगे, अब देखो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 2 की पावर, अपना टोटल एलिमेंट्स 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 करेंगे मतलब 16। सो देयर exist 16 distinct relation, my dear students, out of which these two empty relation and Cartesian relation are always there, and then the remaining 14 relations are non-trivial relation। out of these non-trivial relation we will look for, मतलब हालांकि एम्प्टी रिलेशंस को भी हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं, वहाँ बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की बात कर रहा हूँ। तो इतने 16 रिलेशन में हम उस रिलेशंस को ढूंढेंगे जो कि रिफ्लेक्सिव है, करेक्ट है, फाइन। तो अब क्या है कि मैं रिलेशंस का रूल क्या है वो नहीं बताता, अब मैं सीधा इसको सबसेट लिख लेता हूँ। दैट मीन्स दैट एवरी सबसेट विल बी अ रिलेशन एंड दैट विल डेफिनेटली फॉलो सम रूल, बिकॉज ऑफ that set R is exists there। तो fine, तो let us start with the first one, that is R1। R1 is a relation which is defined over the set A, where set is containing the elements 1, 2। तो जैसे मैंने R1 में ये पेयर ले लिया 1, 1, 1, 2 और 2, 2, ये पेयर ले लिया, ठीक है। इतने 3 पेयर ले लिया, डेफिनेटली R1 इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए का एवरी सबसेट इज ए रिलेशन है। अब वो रिलेशन का रूल क्या है, फिलहाल अब हम उससे आगे निकल चुके हैं, इट फॉलो सम रूल, ठीक है। और वो रूल फॉलो होने के बाद में ये काटते अपना रोस्टर फॉर्म में ये सेट आर दिख रहा है, रोस्टर फॉर्म में ये सेट आर दिख रहा है। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो देखिए क्या होता है कि आपको जैसे मैंने बोला था कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैज़ टू बी रिलेटेड, एवरी वर्ड को अंडरलाइन करना, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैज़ टू बी रिलेटेड विद द एलिमेंट इटसेल्फ बाय दैट पर्टिकुलर रूल। तो रूल तो अप्लाई हो चुका है डियर स्टूडेंट्स, और वो आर भी लिख चुके हैं रोस्टर फॉर्म में। अब ये रिलेशंस को मेरे को बताना है कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। तो 1 इज रिलेटेड विथ 1 इज देयर and 2 is related with 2 is there, therefore this is reflexive relation। आई बात समझ में? लिखना कम है, समझना ज़्यादा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब दूसरा सबसेट लेता हूँ मैं, जैसे मैंने ले लिया सिंपली 1, 1 और 2, 2। तो ये भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, आई क्या बात समझ में?
देखिए एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज अ रिलेशन, और रिलेशन में कोई रूल लग गया और ये एलिमेंट्स आ गए, रिलेशन में कोई रूल लग गया। अब वो रूल क्या है फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रूल लगने के बाद में ये सेट दिख रहा है और ये सेट को, ये रिलेशंस को हमको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। आई होप दैट आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। तो 1 1 हो गया, 2 2 आ गया, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अगर ऐसा कोई एक है, जैसे 1 1 ले लिया और 1 2 ले लिया, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। अब आगे होगी आपको बात समझ की, ये नॉट रिफ्लेक्सिव क्यों है बोलो, क्योंकि यहाँ पे 1 1 तो है लेकिन 2 2 नहीं है, R3 में 2 2 नहीं है, 2 2 नहीं है, ये 2 2 नहीं है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है स्टूडेंट्स। तो आई होप दैट आपको ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कैसे होते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ और एग्जांपल्स नोट कर लीजिए। नंबर 3 एग्जांपल जो ज्योमेट्री में आप जानते हैं, कौन सा रिलेशन, अगर मैं सिमिलरिटी की बात करूं, सिमिलरिटी। नंबर 4 इक्वालिटी की बात करूं, इक्वालिटी की बात करूं, तो ये सब आपके रिलेशन जो है। अच्छा, पैरेलल की बात करूं, पैरेलल, ये पैरेलल लाइंस है ना, पैरेलल लाइंस की बात करूं, तो ये सब रिलेशंस क्या है, आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिमिलरिटी की मतलब मैं ट्राइंगल्स में बात कर रहा हूँ, फिर से ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन एंड आर इज डिफाइंड ऑन ए सच दैट आर इक्वल टू ए बी, वेयर ए इज कॉन्ग्रुएंट की जगह सिमिलर आ जाएगा। सिमिलरिटी का क्या साइन है, ये सिमिलर का, ए इज सिमिलर टू द बी, देन this relation is reflexive or not. Yes, of course it is reflexive because every triangle is similar to itself. तो जितने भी एलिमेंट सेट ए में होंगे जो कि ट्राइंगल्स है, वो सबके सब ट्राइंगल्स अपने आप से सिमेट्रिक तो है ही, इसीलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सेम इसमें आइए इक्वालिटी में। इक्वालिटी में अब मैं कोई सबसेट ऑफ रियल नंबर ले रहा हूँ, तो अगर एवरी कोई भी नंबर उसमें होगा तो वो अपने आप से तो डेफिनेटली इक्वल है। 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, मीन्स एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। सो बिकॉज ऑफ दैट इफ a relation equality exists there in some set or subset of real number, then that relation is of course is a reflexive relation. अब प्लेन्स के लाइंस में आते हैं, जैसे ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स था, अब मैं ए इज अ सेट ऑफ ऑल लाइंस बना देता हूँ। नोट कर लेना इस पॉइंट्स को, जो जो मैंने बताया, ये सारे एग्जांपल, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये तीनों एग्जांपल्स फिर से मैं बताया। तो इफ सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल द लाइंस एग्जिस्ट इन अ प्लेन and R is a relation defined over A such that A is parallel to B. A is parallel to B. A is parallel to B. That is, A is a line, B is a line. A and B are coming from the set of all lines exist in the plane, and the relation is that A is parallel to B. Every line is parallel to itself. There is no question with that. So whatever be the lines exist in the set A आर एक्चुअली पैरेलल टू इटसेल्फ, करेक्ट है कि नहीं, अपने आप से वो पैरेलल हो गए। बिकॉज ऑफ दैट दिस पैरेलल लाइंस रिलेशन is a reflexive relation. So dear student, this is all about this reflexive relation. In the next video we will discuss about this symmetric relation. Thank you for watching.